तो लास्ट टॉपिक में हमने बात की थी मार्केट कैपिटलाइजेशन के ऊपर। आप देख सकते हैं मेरा लास्ट वीडियो, जिसमें स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप के बारे में हमने बात की थी, इसकी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के ऊपर हमने चर्चा की थी। तो जो अगला टॉपिक है काफ़ी अच्छा टॉपिक है, इसके ऊपर काफ़ी कम चर्चा हुई है। तो ये टॉपिक है कि किस तरह से एनएससी जो है उसका बेंचमार्क है निफ्टी, जो निफ्टी 50 है वो अपने 50 स्टॉक कैसे चुनते हैं। और जो जो 50 स्टॉक होते हैं काफ़ी अच्छे स्टॉक्स माने जाते हैं वो। और निफ्टी 50 क्या है कि ये एनएससी का जो ये निफ्टी है वो 50 ये पोर्टफोलियो है एक्चुअली। तो उसके जो पोर्टफोलियो में 50 शेयर, जिस तरह हमारे पोर्टफोलियो होते हैं वैसे उनका जो पोर्टफोलियो उसमें 50 शेयर कहाँ से किस तरह से चुने जाते हैं, उसके कुछ क्राइटेरिया भी होते होंगे। तो जो क्राइटेरिया उसके ऊपर ही हम चर्चा करेंगे। तो इसके काफ़ी सारे क्राइटेरियाज हैं, मैंने काफ़ी आर्टिकल्स पढ़े, तो उसमें जो मेन जो बातें हैं वो कुछ इस तरह से है कि जो निफ्टी 50 है वो करीब करीब 6 रूल्स हमें इसके बारे में जान लेने चाहिए। क्योंकि हमारा जो मकसद है वो ये है कि किस तरीके से, जिस तरह निफ्टी 50 अपने अच्छे स्टॉक्स को चुनता है वैसे ही हमारा भी एक पोर्टफोलियो होता है। तो उस पोर्टफोलियो में अच्छे स्टॉक्स आए, क्या वो उसमें निफ्टी मदद कर सकता है? क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि अगर कुछ समझना है तो निफ्टी के स्टॉक्स ले लीजिए, लेकिन निफ्टी कैसे स्टॉक लेता है? अपने जो निफ्टी 50 अच्छे जो स्टॉक्स लेता है, वैसे ही अगर हमें भी अगर स्टॉक्स लेने हो तो किस तरीके से लिया जाए, हमारे पास भी तो कुछ क्राइटेरियाज होने चाहिए। तो उससे कुछ समझ में आता है बात कि अगर क्योंकि निफ्टी 50 हमसे ज़्यादा स्मार्ट है, हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है, हमसे ज़्यादा स्मार्ट है, तो हमसे अच्छे स्टॉक्स भी वो लेता है। क्योंकि वो वॉलेटिलिटी का भी ध्यान रखता है, स्टॉक्स अच्छे भी होने चाहिए, टाइम टू टाइम वो साल में 2 बार नए स्टॉक्स को लाता है और पुराने स्टॉक्स जो होते हैं उनको रिमूव कर देता है, जिनकी क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठते हैं। तो ये आखिर करता कैसे है? तो जो निफ्टी है उसमें करीब करीब 1500 से ज़्यादा, 1600 से ज़्यादा लिस्टेड कंपनी और 1300 के आसपास जो स्टॉक्स हैं वो एक्टिव हैं, जो डेली ट्रेड करते हैं। तो इतना मुश्किल है कि एक आम आदमी कैसे स्टॉक्स को चुन सकता है, क्योंकि बीएससी है उसमें भी 4-5 हज़ार के आसपास कंपनियां हैं, एनएससी में 1600 के आसपास रजिस्टर्ड कंपनी है। हम कैसे चुने अच्छी कंपनियों को? तो निफ्टी कैसे ऐसे फिल्टर लगाता है उसके ऊपर चर्चा करता हूँ। तो जो निफ्टी है उसके जो पहला जो फिल्टर लगाता है, ज़्यादा बड़ा नहीं है ये, लेकिन वो ये है कि उसका पहला डोमिसाइल होता है वो इंडिया में रजिस्टर्ड कंपनी होनी चाहिए। और जो दूसरा है वो ये है कि जो शेयर होता है उसका जो फ्री फ्लोट मार्केट कैप है वो 10% होना चाहिए। अब फ्री फ्लोट मार्केट कैप होता क्या है इसके बारे में भी मैं आगे चर्चा करूंगा, एक वीडियो भी या तो बना दूंगा। और जो तीसरा है वो ये है कि लिक्विडिटी, जिसे इम्पैक्ट कॉस्ट कहते हैं। तो अगर इसके ऊपर मैं चर्चा करूं तो ये तो बड़ी छोटे से एक लेमैन लैंग्वेज में बता देता हूँ, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में आपका जो सौदा है वो हो जाना चाहिए। यानी कि अगर बाय करते हो तो वो आपको मिल जाना चाहिए स्टॉक, और अगर सेल करते हो तो सेल हो जाना चाहिए, जैसे ना कि वो आपका पेंडिंग रहे ऑर्डर। तो खरीद बेच में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और जो चौथा जो फिल्टर है वो ये है कि वो फ्यूचर एंड ऑप्शन में वो कंपनी जो है वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए। अगर फ्यूचर एंड ऑप्शन में वो एंटर होनी चाहिए, अगर वो एंटर होगी तो वो एलिजिबल होगा, वरना नहीं हो पाएगा। तो इसमें काफ़ी सारी अच्छी कंपनियां हैं हमारे देश में जो फ्यूचर एंड ऑप्शन में नहीं है, तो जिस वजह से वो निफ्टी 50 का पात्र नहीं बन पाती है। और जो पांचवा है वो ये है कि उसकी जो मार्केट कैप है वो 20,000 करोड़ से ऊपर होनी चाहिए। यानी कि आप समझ सकते हो, मैंने पिछले टॉपिक में भी आपको बताया था कि जो 20,000 करोड़ से ऊपर की कंपनियां जो होती है वो लार्ज कैप कंपनियां कहलाई जाती है, और उससे नीचे की जो होती है वो मिड कैप होती है। और 5,000 करोड़ से कम की जो कंपनियां होगी वो स्मॉल कैप कंपनियां होती है। इसके बारे में मैंने चर्चा की थी, आप लास्ट वीडियो में आप देख सकते हो मेरे। और जो छठी जो पॉइंट्स है उसका ये वो पॉइंट ये है कि ये जो पॉइंट है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो छठा पॉइंट है उसमें ये होता है कि जो निफ्टी 50 के जो 50 शेयर्स हैं, अब मान लीजिए कि किसी नए शेयर को हमें लाना है और पुराने शेयर को हटाना है, तो क्या कारण है, हम क्यों हटा रहे हैं उसको? क्योंकि उसके जो फ्री फ्लोट मार्केट कैप है वो कम हो चुका है, मार्केट वैल्यूएशन कम हो चुकी है, और काफ़ी सारे रीजंस होते हैं। लेकिन उससे भी बेहतर हमें स्टॉक अब लेकर के आना है। जो निफ्टी 50 के जो 50वां जो स्टॉक है, 49 या 50 का नंबर का जो स्टॉक होता है, उसकी जो मान्यता है वो कम हो चुकी है, उसकी वैल्यू कम हो चुकी है। उसको किस तरीके से हम ऐसा स्टॉक लेकर के आए जो
जस्टिस करे इस बदलाव में। तो इसके लिए क्या करते हैं कि जो कंपनी होती है, जो नई कंपनी हम लेकर के आएंगे, तो वो जो पुरानी कंपनी है जो निफ्टी 50 का हिस्सा है जिसे बदल रहे हैं हम, तो उस कंपनी का जो फ्री फ्लोट मार्केट कैप होता है, मार्केट कैप नहीं, फ्री फ्लोट मार्केट कैप, जो इसके ऊपर भी मैं टॉपिक बना दूंगा, फ्री फ्लोट मार्केट कैप किस तरीके से होता है। जिस तरह मार्च में आपने देखा होगा गेल को बदला गया, टाटा कंज्यूमर ने उसे बदला, तो किस तरीके से बदला इसके ऊपर मैं बात करूंगा। तो जो फ्री फ्लोट मार्केट कैप होता है उस कंपनी का, जो नई कंपनी है उसका जो मार्केट कैप है वो 1.5 गुना होना चाहिए जिसको बदली जा रही है। यानी कि जो गेल बदला और जो टाटा कंज्यूमर आया, तो टाटा कंज्यूमर का जो फ्री फ्लोट मार्केट कैप था वो 1.5 गुना ज़्यादा था गेल से। तो फ्री फ्लोट मार्केट कैप नई कंपनी का ज़्यादा होना चाहिए। तो ये 6 कारण होते हैं। और इसके फ़ायदे क्या होते हैं? जिस तरह से मैंने आपको पिछले टॉपिक में बताया था, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, ऐसे तो एक छोटी सी बात है, ख़त्म कर सकते थे, लेकिन मैंने आपको एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज बताए गए। तो इसमें भी मैं फ़ायदा या नुकसान की बात तो करूँगा ही कि इसका फ़ायदा क्या है। तो जो 50 शेयर होते हैं उसका पहला फ़ायदा तो ये होता है कि जो कंपनियां 50 आती है उसमें एक तो पहले नेशन को निफ्टी रिप्रेजेंट करता है। तो इसकी जो नेशन की इकोनॉमी है उसको अगर पता करना हो तो निफ्टी 50 या बीएससी का जो बेंचमार्क है उसको आप दे सकते हैं, और उसी के बेस पे हम बता सकते हैं कि हमारा देश ग्रो हो रहा है, कंपनियां ग्रो हो रही है या नहीं हो रही है। तो उसमें अच्छी कंपनियों को ही चुना जाता है। तो वो देश की सबसे अच्छी कंपनियां अलग अलग सेक्टरों से आती है जो निफ्टी 50 में होती है। और एक और बात होता है कि जो फंड होता है, वो जो फंड का पैसा होता है वो काफ़ी ज़्यादा इनमें बढ़ जाता है। तो जो नई कंपनी निफ्टी 50 में आती है तो उसको फंड मिलने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो ऑब्वियसली बात है, अगर फंड मिलेगा तो उस कंपनी का जो प्राइस है, शेयर प्राइस है, वो बढ़ता है। तो ये काफ़ी पॉजिटिव चीज़ होती है। और काफ़ी सारे पैसिव फ्लो और एक्टिव फंड इसमें आता है। और वो भी अपनी तरफ से जो एक्टिव फंड होता है वो अपनी तरफ से वेटेज देता है इसको। मान लीजिए निफ्टी टाटा कंज्यूमर को 1% का वेट देता है, मान लीजिए अगर 1% का वेट देता है, तो जो एक्टिव फंड होते हैं, जो प्राइवेट, वो क्या करते हैं कि अपनी मर्जी से उसको, अगर उन्हें अच्छा लगता है तो वो उसको 2% भी दे सकता है कि ये नहीं, ये कंपनी आप जस्टिफाई नहीं करती, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो उसमें फिर वो फ्लो और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो जब ये चेंज करने की प्रक्रिया ऐसी होती है कि 4 हफ्ते पहले ये बताना पड़ता है कि कौन सी कंपनी जा रही है। तो जो एक्टिव फंड होता है वो तो कभी भी चेंज हो सकते हैं, लेकिन जो पैसिव फ्लो होता है, जो ईटीएफ, इंडेक्स फंड वगैरह होता है, वो उसके बाद ही चेंज हो पाते हैं जब ये चुन लिया जाता है। तो मार्च के बाद ही इसमें फंड का पैसा आया होगा। और आप देख सकते हो कि टाटा कंज्यूमर भी काफ़ी अच्छा ग्रो हुआ है। वैसे तो सारे स्टॉक्स ग्रो हुए हैं जब रैली आती है, लेकिन आपने टाटा कंज्यूमर देखा होगा, या तो इससे जो लास्ट टाइम था वो HDFC लाइफ आपने देखा होगा, जो निफ्टी 50 में आया था आपका, तो वो उसमें भी फंड आया था। तो चांसेस होते हैं उस स्टॉक के ग्रो होने के, और आप उस पर विश्वास दिखा सकते हैं। तो ये काफ़ी गर्व की बात भी होती है, नेशन को रिप्रेजेंट भी करता है, फ्लो, मनी फ्लो बढ़ता है इसमें। तो इस वजह से जो कंपनियां होती है वो उसकी रेपुटेशन ये निफ्टी 50 बढ़ाता है। और ये तरीका, और भी काफ़ी सारे इसके फ्रीक्वेंसी 100% होनी चाहिए, काफ़ी सारे और भी क्राइटेरियाज होते हैं, लेकिन जो निफ्टी 50 है, जो मेन जो था, वो मैंने आपके सामने रख दिया। नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा कि जो ये केस स्टडी है टाटा कंज्यूमर और जो गेल है, वो इसके बीच क्या हुआ था, ये किस तरीके से रिप्लेस हुए थे। और इसी टॉपिक में आपको मैं ये चर्चा करूंगा कि जो आपका फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन होता कैसे और कैसे वर्क करेगा। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम मिलेंगे, तब तक जय हिंद।